हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। स्वागत है आप लोगों को यूट्यूब चैनल विकेश टीच पॉइंट पे। पिछले वीडियो में क्रैश कोर्स के बारे में बताए थे और क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर मैथ क्लास के बारे में बताए थे, पहला लेक्चर। आज वहीं से स्टार्ट। चलिए तब आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं एक बार जानते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, अगर कोई संख्या दिया रहेगा, कोई मान लेते हैं कि 100 और 150 का बोलेगा एचसीएफ एवं एलसीएम निकालें आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यह गुणनखंड विधि द्वारा बोलेगा 100 और 150 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कम से कम दो संख्या रहना चाहिए। जैसे यहाँ 100 और 150 है, अधिक से अधिक जितना रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, लेकिन कम से कम दो संख्या रहना चाहिए। तो जो संख्या दिया रहेगा आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अगर कोई संख्या बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम करेंगे जो संख्या दिया रहेगा उसका आभाज्य गुणनखंड। जैसे कि हम 150 100 है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे, आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो कितना है 100, 100 को तोड़ेंगे, कितना से भाग लगेगा 2 से, कितना आएगा 50। फिर 2 से भाग देना है, कितना आएगा 25। 2 से भाग देने का मतलब होता है कि आधा करना। ठीक, जैसे कि 2 से 100 में 2 से भाग दे रहे, तो 100 का आधा कितना होता है 50, या फिर भाग भी दे सकते हैं। 2 पंचे 10, 0 बचेगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दिया 50 में, कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ 2 से नहीं लगेगा, फिर कितना से लगेगा 5 से, जितना से लगेगा भाग यहाँ दे देंगे। पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद इस संख्या को क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब गुणनफल के रूप में लिखने के बाद इसको पावर के रूप में लिखना है। तो कितना दिया है 2 गुना 2, पावर के रूप में लिखते जितना संख्या जो आता है उतना ऊपर में हो जाता है। जैसे कि यहाँ 2 गुना 2 है, तो 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 पावर 2 हो जाएगा। गुना, फिर 5 कितना बार आया 5 1 2, 2 बार आया, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। सेम उसी तरह से दूसरा संख्या जो दिया रहेगा उसका आभाज्य गुणनखंड करना। जैसे 150 है, तो बराबर 150 को फिर तोड़ लेना। जैसे 100 को तोड़े थे, तो 150 को तोड़ेंगे, कितना से भाग लगेगा 150 लिखेंगे। इसको तोड़ना है, 2 से भाग लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा 150। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा करना। तो यहाँ 150 है, कितना आ जाएगा इसका आधा 75। फिर अब तो 2 से लगेगा नहीं, तो ये इसको 3 से लगाएंगे या फिर 5 से लग सकता है। तो 3 से लगाने का नियम क्या होता है, अगर जो संख्या में भाग देते हैं 3 से, मान लेते हैं कि इसमें भाग देंगे, तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे और वो संख्या को ऐड करने के बाद या फिर जोड़ने के बाद देखेंगे 3 के टेबल में है या नहीं है। जैसे कि 7 5, 7 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये 12 3 का 3 में है, 3 के टेबल में है, तो इसका मतलब 3 से इसमें विभाज्य होगा, तो इसलिए 3 से इसमें भाग देंगे पहले। तो 25 दिया कितना होता है 75। फिर आप देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 5 2 7, 7 तो 3 का 3 में नहीं है, इसलिए 3 से ये इसमें भाग नहीं लगेगा। तो कितना से लगेगा 5 से 25, सॉरी 25 नहीं हुआ 5। अब इसको आभाज या गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कितना 2 कितना बार आया 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 कितना बार है 1 ही बार, 3 गुना 5 कितना बार है 2 बार, 5 गुना 5। फिर से इसको पावर के रूप में लिखना है। जैसे इसको लिखे थे पावर के रूप में, यहाँ देखिए 2 भी 1 है, 2 जो है 1 ही बार है, 3 भी 1 ही बार है और 5 2 बार है। तो इसको पावर के रूप में नहीं लिखेंगे चलेगा। जैसे कि 2 पावर 1 लिखे या नहीं लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। 3 पावर 1 गुना 5 पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों गुणनफल में जो संख्या मिलता है उसका छोटा घात लेंगे, मिलने के बाद उसका छोटा घात लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो उसको छोड़ देना है एचसीएफ में सिर्फ। फिर से एक बार एचसीएफ तो ऐसे निकालते हैं, अगर गुणनफल के रूप में लिखने के बाद जो दोनों संख्या में मिलता है, दोनों में मिलता है, उसका छोटा घात लेंगे और जो नहीं मिलता है उसको नहीं लेना है। जैसे निकालते हैं एचसीएफ 2 पावर 2 है या 2 पावर 1 है। सबसे पहली बात तो 2 मिल रहा है दोनों में। अब इसमें ये पता करना है कि छोटा घात कौन है, तो 2 पावर 2 है या फिर 2 पावर 1। 2 पावर 1 है तो ये 2 पावर 1 ले लेना है, ठीक। गुना, अब देखते हैं नेक्स्ट 3 मिलता है कि नहीं मिलता है दोनों में। 3 दोनों में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए 3 को छोड़ देना है। फिर यहाँ देखेंगे 5 पावर 2 या 5 पावर 2 है, तो दोनों मिल रहा है और दोनों का पावर सेम है। अगर पावर सेम रहता है तो किसी एक को ले लेना है। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसको
ये गुना करना है। जैसे कि 2 पावर 1 का मतलब सिर्फ 2, 2 गुना 5 पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार गुना करना है। तो 5 गुना 5, 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 गुना 2 करेंगे कितना 50, या फिर 2 पंचा 10 50 50, ऐसे कितना आ गया 50। अब देखते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों मिलता है इसी का प्रोसेस होता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। जो दोनों मिलेगा उसका बड़ा घात लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेके चलना है एलसीएम में। ठीक, जैसे कि यहाँ 2 पावर 1 मिल रहा है, 2 पावर 2 मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, लेकिन दोनों में से बड़ा घात कौन है 2 पावर 2, इसलिए 2 पावर यहाँ क्या लेना है 2 गुना। यहाँ देखेंगे 3 तो नहीं मिल रहा है, और जो क्या बताए थे एलसीएम में, जो नहीं मिलेगा दोनों गुणनफल करने के बाद उसको भी लेना है। तो 3 नहीं मिल रहा इसमें, उसको भी लेना है गुना। 5 पावर 2 5 पावर 2 दोनों सेम है, तो दो सेम रहेगा तो एचसीएफ रहेगा एलसीएम में, दोनों में से किसी एक को ले लेना है। अच्छा यहाँ देखेंगे पहले 2 पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 को कितना बार गुना करना है 2 बार, 5 गुना 5। अब यहाँ गुना करना है, 2 गुना 2 कितना होता है 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 पंच 300, तो ये एलसीएम कितना आ गया 300। इस तरह से एचसीएफ बराबर कितना आ गया 50 और एलसीएम बराबर 300। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ज़्यादा ईजी है गुणनखंड विधि से। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या का एलसीएम और एचसीएफ देगा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद दोनों संख्या मिलाएंगे, और एचसीएफ जब निकालेंगे दोनों संख्या में मिलने के बाद जिसका छोटा घात रहेगा उसको लेना है, और जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। उसी तरह से एलसीएम में क्या करेंगे, जो दोनों मिलेगा उसका बड़ा घात लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन दिया रहेगा पारमेयिक पॉइंट 3 जो कहता है, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब बोलेगा सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 2 तरीका से बनता है। अगर लॉन्ग में देगा, लॉन्ग में पूछ लिया क्वेश्चन, तो ये मतलब √5 को अगर मान लेते हैं 5 नंबर में पूछ लिया, 5 नंबर की तरह बनाएंगे। अगर √5 को 2 नंबर में पूछा है तो 2 नंबर की तरह बनाएंगे। तो पहले लॉन्ग मेथड बनाते हैं किस तरह से ये बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत वीवीआई है एक प्रकार का। तो देखते हैं कि किस तरह से बनता है। ये बहुत सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कोई भी संख्या रहता है, जैसे कि 2 है, अगर सिद्ध करने के लिए बोलेगा, अगर कोई मान लेते हैं कि ये एक कुर्सी रहता है, उसको अगर बोलेगा ये कुर्सी है, तो प्रूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ क्या करता है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये जानते हैं, सब जानता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, और √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन फिर भी किस तरह से प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम करेंगे, इसको मान लेना है। कोई भी संख्या अगर देगा प्रूव करने के लिए अपरिमेय संख्या में, तो मान लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संख्या देगा और ये अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, माना कि यहाँ उल्टा मानेंगे, मतलब पहले मान लेंगे कि यहाँ देखेंगे क्या दिया है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ मान लेना पहला पॉइंट करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, पहला काम करेंगे परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे, यहाँ लिख देंगे विरोधाभास से, मतलब उल्टा मानना है। ठीक, मतलब कोई भी संख्या ये अपरिमेय संख्या देगा प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहला काम करेंगे कि मान लेंगे कि परिमेय संख्या, उसका उल्टा माना कि √5 एक परिमेय संख्या, किससे, विरोधाभास से। अब देखते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होता है, तो संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये √5 एक परिमेय संख्या मान ली है, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में हम
लिख सकते हैं। तो पी बटा क्यू के रूप में, तो यहाँ रूट 5 है तो रूट 5 बराबर क्या लिखेंगे, पी बटा क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप क्या करेंगे, मान लेंगे रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 नहीं जो दिया रहेगा यहाँ रूट 3 रहेगा तो रूट 3 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में परिमेय संख्या की परिभाषा से, उसके बाद अगर परिमेय संख्या की परिभाषा से करता है तो कौन किसको माने परिमेय संख्या, रूट 5 को, इसलिए रूट 5 बराबर हम पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर पी। तो समीकरण 1 मान के दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 5q, यहाँ रूट 5 का स्क्वायर अगर करेंगे समीकरण 1 का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और q गुना क्यू स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 गुना रूट 5 ऐसे रूट 25 होगा, लेकिन आप जानते हैं रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इसलिए कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर रहेगा और 2 बार सेम संख्या गुना करेंगे तो सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं रूट 2 गुना रूट 2 करना है तो ये रूट खत्म हो जाएगा, एक संख्या बचेगा 2। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 5। उसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, पी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ थोड़ा सा मान लेना है, यहाँ जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, मतलब सअभाज्य, यहाँ जैसे कि रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू सअभाज्य संख्या, पी और क्यू का मतलब होता है कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। मतलब उभयनिष्ठ जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 4/5 है तो इसमें 4 और 5 में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इस तरह से ये पी बटा क्यू है। मतलब जहाँ पी और क्यू क्या है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, लेकिन उसका मौसा 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं 5 क्यू स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे 5। अब जानते हैं सब प्रमेय 1.3 क्या कहता है, यदि मान लेते कि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। जैसे कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं कि यहाँ p एक अभाज्य संख्या है तो p जो होता है अगर, और a कोई संख्या है तो कहता है p यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। मतलब a स्क्वायर को खत्म करेंगे तो उसको विभाजित करना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ अगर कोई संख्या यहाँ पी स्क्वायर बटा 5 है तो पी की जगह अगर मानते हैं 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 देते हैं, तो 5 जो है 5 के स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो 5 को भी विभाजित करेगा। लेकिन ये सब तरीके से नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर पी की जगह जरूरी नहीं कि 5 ही रखेंगे, हम 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं कर, लेकिन यहाँ दिया है इसमें प्रमेय 1.3 में कि मतलब अगर कोई संख्या पी स्क्वायर अगर एक नहीं पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से यहाँ पी स्क्वायर, अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। अतः इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित, अतः पी 5 से भी विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से इसको मान लेना। अब मानेंगे यहाँ यदि p बराबर कुछ मानते हैं, मान लेते हैं कुछ p बराबर, अब यहाँ क्या है पी स्क्वायर 5 से विभाजित करता है, मान लेते हैं कि p बराबर 5r मान लिए हैं। ठीक है, p बराबर 5r, अगर सब में 5r नहीं मानना है, जितना यहाँ रूट 5 देगा, या जैसे रूट 5 है इसलिए हम 5 मान रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 2 देगा तो यहाँ 2r मानना है, कुछ भी r की जगह भी कुछ रख सकते हैं। जहाँ लिख लेंगे जहाँ r बराबर क्या है, पूर्णांक संख्या है, r बराबर पूर्णांक, तो 5 यदि p बराबर 5r है तो समीकरण अगर 1 में रखते हैं, समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2, यदि समीकरण 2 में देखिए, हाँ समीकरण 2 में यदि p का मान बैठाते, p का मान रखने पर, यदि समीकरण 2 में p का मान रखते हैं तो समीकरण 2 कितना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का मान कितना मान है 5r, तो 5r का होल स्क्वायर का स्क्वायर है वहाँ,
यहाँ पी स्क्वायर है तो इसलिए 5r का होल स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25r स्क्वायर बट्टा 5। यहाँ कटेगा ही, दोनों जो कटेगा उसको कटा देंगे, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ये 5 को इधर भेजना है तो कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि फिर से वही बात जो यहाँ लिखे थे, आता पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाज्य है तो p 5 से भी विभाजित होगी। उसी तरीके से क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है, क्यू 5 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू 5 से भी विभाजित होगी। अब यहाँ देखते हैं कि रूट 5 बराबर पी बटे क्यू लिखे थे, जहाँ पी और क्यू क्या है सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखते हैं पी और क्यू में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, जो कि मेरा मानना गलत था, इसलिए रूट 5 क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए क्या क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू 5 से भी विभाजित होगी, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए P और Q में 5 उभयनिष्ठ संख्या है, जो कि मेरा मानना गलत था, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं, अगर इस तरह से कोई संख्या दिया रहेगा रूट 5, रूट 3, रूट 7, कुछ भी संख्या दिया रहेगा कि सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि मान लेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा यहाँ मान लेंगे। यहाँ रूट 5 था इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या, लेकिन किससे माने, विरोधाभास से, उल्टा माने। जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी यहाँ परिमेय संख्या माने विरोधाभास से। अब देखेंगे दूसरा स्टेप में, अगर परिमेय संख्या मान लिया इसको, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ रूट 5 बराबर कितना लिखेंगे तब p बटे क्यू, क्योंकि p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो यहाँ जहाँ लिखेंगे p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ उसके बाद क्या करेंगे, गुना, यहाँ रूट 5 क्यू गुना को गुना कर दिए थे, और उसके बाद दोनों को समीकरण 1 मान लिए थे। इसको समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो समीकरण 1 में अगर वर्क करते हैं तो रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, तो रूट 5 गुना रूट 5 कितना होता है 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर करेंगे, पी गुना पी करेंगे कितना होगा पी स्क्वायर। अब यहाँ से 5 को इधर भेजते हैं पी की तरफ, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5, समीकरण 2 मान लिए। अतः अब देखते हैं, अतः पी स्क्वायर समीकरण प्रमेय 1.3 से क्या कहता है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी तो पी भी 5 से विभाजित होगी। वही बात लिखें, यदि अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है पी, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो पी 5 से भी विभाजित होगी। अब मानते हैं, मतलब ये पॉइंट समझ गए, आगे चलते हैं। यदि p बराबर 5r, जहाँ r क्या है पूर्णांक संख्या है, p को मान लिया 5r, क्या है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ देखेंगे रूट 5 दिया है तो यह 5r को ही नहीं विभाजित करेगा। जैसे कि अगर कोई संख्या ऊपर पी स्क्वायर बटा 5 है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 5, और गुना के रूप में 1 हो सकता है, 5 गुना 2 हो सकता है, 5 गुना 3 हो सकता है, इसको विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p बराबर क्या मान लिए 5r, तो 5r। अब समीकरण 2 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5r बटे 5, तो 5r का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 5 गुना 5 कितना होता है 25, 25 r गुना r स्क्वायर, तो 25 r स्क्वायर बटे 5, ये 25 में 5 से अगर भाग देंगे तो कितना लगेगा, कितना मरतबा कटेगा 5 मरतबा, तो 5 r स्क्वायर। अब देखते हैं ये 5 को इधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे कितना आ गया 5। अब यह देखेंगे फिर से, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू 5 से भी विभाजित होगी।
अब दोनों में देखते हैं, यहाँ जो लिखे थे कि √5 में मतलब p बटा q के रूप में अगर लिखेंगे तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है p और q में 5 उभयनिष्ठ संख्या है, क्योंकि p में भी 5 से विभाजित है और q में भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब दोनों में उभयनिष्ठ संख्या 5 आता है, लेकिन जो माने थे वो तो गलत हो गया। अब यहाँ इसलिए लिखेंगे जो कि मेरा मानना गलत था, क्योंकि माने थे कि p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया 5, इसलिए मेरा मानना गलत था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको अच्छा तरीके से समझना है। ठीक, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दूसरा मेथड होता है, मतलब किस तरह से बनाएंगे यहाँ देखते हैं। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है विरोधाभास से, और अगर परिमेय संख्या है ये तो क्या करना है, यहाँ परिमेय संख्या की परिभाषा से। दूसरा स्टेप में वही करना जो पहले किए थे लॉन्ग मेथड में, परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो परिमेय संख्या किसको माने थे, √5 को, क्या लिखेंगे √5 बराबर p बटा q, क्योंकि जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ √5 बराबर क्या है, p बटा q लिखेंगे समीकरण 1, जहाँ p और q क्या आता है, पूर्णांक संख्या है, p और q पूर्णांक संख्या है। और समीकरण 1 मानने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों तरफ स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर तो समीकरण 1 कितना है, √5 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। अब देखते हैं √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बराबर p बटा q का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर होल स्क्वायर करते हैं, मान लेते हैं होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, लेकिन इसको ऐसे ही रहने देंगे p बटा q का होल स्क्वायर ही। अब देखते हैं समीकरण 2 मान लेंगे इसको। ठीक, अब ये देखते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण 2 में LHS पक्ष देखते हैं, 5 है, ये 5 क्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन समीकरण 2 का RHS भाग देखते हैं, क्या ये p बटा q, मतलब p और q क्या पूर्णांक संख्या, तो p की जगह हम 3 रख सकते हैं और q की जगह 4 रख सकते हैं। तो p बटा q का स्क्वायर करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 बटा 16। सबसे पहली बात तो यहाँ p बटा q जो है ये भिन्न संख्या है, इसका स्क्वायर करने के बाद 9 बटा 16 जाता है, ये भी भिन्न संख्या है। तो यहाँ 5 बराबर p बटा q का होल स्क्वायर है। रुक आपके रेस्टोरेंट फुल हो गया, चलो चलो। अब समीकरण 1 का देखेंगे, LHS पक्ष क्या है, पूर्णांक है, लेकिन RHS पक्ष क्या है, भिन्न संख्या है, तो जो कि बराबर नहीं होता है, क्योंकि एक पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये बराबर नहीं होता है, इसलिए मेरा मानना क्या था, गलत था। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए देखते हैं ये एक बार फिर से देखते हैं समीकरण 2 को, ये 5 जो है पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये समीकरण 2 का RHS पक्ष जो है वो ये पर भिन्न संख्या, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है, अतः मेरा मानना गलत था, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, कोई या फिर नहीं समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में